Hello everyone. So again, I'm here in front of you with a new topic, and आज आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। और आज क्योंकि मंडे है, सो वीक का फर्स्ट डे है। और आज का दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वीक का स्टार्टिंग डे है। और हर वीक का स्टार्टिंग डे, गुड मॉर्निंग भारती, गुड मॉर्निंग। हर वीक का स्टार्टिंग डे उस पूरे वीक को किस तरह से हमें ले जाना, उसका प्लान करके और नए सिरे से शुरू करने का वीक होता है, दिन होता है, फर्स्ट डे, है ना। हर दिन एक नया सुबह होता है। वैसे ही हमने जो गलतियां किया है, हमने जो कल गलती किया, हम आज वो नहीं दोहराएंगे। गुड मॉर्निंग अर्चना, गुड मॉर्निंग। जो हम अभी गलती कर रहे हैं, हम उसको बाद में नहीं दोहराएंगे। तो गलतियों को सुधारने का एक नया अवसर, एक नया अपॉर्चुनिटी मिलता है। और वो अपॉर्चुनिटी एक नए शुरुआत से हमें ग्रैब कर लेना चाहिए और उसको कंप्लीट करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमने कल गलती किया, वो आगे से वो गलतियां हम लोग ना करें। हम आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एटीट्यूड के बारे में बताना चाहते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो होमवर्क सबमिट किए, कई सारे ऐसे बच्चे जो होमवर्क सबमिट नहीं किए। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डूइंग दैट, बट स्टिल उनका नाम मेरे पास लिस्ट है, नेम लिस्ट मेरे पास है, और उनको जो असाइनमेंट देना है वो हम देंगे ही। ठीक है। तो एटीट्यूड, एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड दोनों होता है। हमें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को आगे लेकर चलना होता है, उसको फॉलो करना होता है, और नेगेटिव एटीट्यूड को वहीं पे खत्म कर देना होता है। यस और नो? तो जैसे मान के चले कि एक छोटा सा स्टोरी है। हम कहीं किसी लेक्चर में या किसी सेमिनार में हम सुने थे, और मुझे याद है कि इंडिया क्रिकेट मैच यहाँ पे सब खेलते होंगे, जो भी यहाँ पे है सब क्रिकेट मैच खेलते होंगे। इस मैच में तो क्रिकेट मैच का एक छोटा सा किस्सा है जो हम किसी एक सेमिनार में सुने थे कि इंडिया का मैच हो रहा था, वर्ल्ड मैच। तो उसके पहले वेस्ट इंडीज जो चैंपियन था, है ना, चैंपियन था बहुत। दो वर्ल्ड कप के पहले वेस्ट इंडीज जीत चुका था। और इंडिया के साथ उसको मुकाबला था, इंडिया के साथ उसका 1983 में। तो 1983 में जब इंडिया के साथ वेस्ट इंडीज का मुकाबला था, तो वेस्ट इंडीज को लगा ये तो यू यू इसको हम हरा देंगे। लेकिन अब कैसे कहिए, बाई लक कहिए, बाई ग्रेस कहिए, कुछ भी कहिए, या मेहनत कहिए, या ट्रिक कहिए, या प्लान कहिए, इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच, वेस्ट इंडीज को हराकर वो मैच जीत के इंडिया वर्ल्ड कप जीते। इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो वेस्ट इंडीज को ना ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज को क्या नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बीसीसीआई को गुहार लगाया कि हम फिर से मैच खेलना चाहते। सोनू शर्मा का सेमिनार, नहीं सोनू शर्मा का सेमिनार नहीं, सोनू शर्मा का सेमिनार, हम किसी और सेमिनार में उसने, ठीक है, मैच खेलना है। तो बीसीसीआई ने वो मैच जो है वो अनाउंस किया। ठीक है, वनडे मैच और टेस्ट मैच अनाउंस किया, 6 वनडे और टेस्ट मैच। ने इंडिया पिच पर इंडिया को ही नॉकआउट कर दिया, यानी 6-0 से वेस्ट इंडीज जीत गई। अगला था टेस्ट मैच। टेस्ट मैच भी शुरू हुआ। टेस्ट मैच पहला टेस्ट मैच 3.5 दिन में खत्म हो गया, 3.5 डेज, 3 डेज और 2 आवर्स में खत्म हो गया। अब ये होते खलबली सी मच गई, और इंडिया में बड़ी बेइज्जती होने की वजह से वो बहुत सारे मीडिया, न्यूज़पेपर सब तिरस्कार करने लगे कि बाई चांस को क्या लग गया, जीत गया कैसे भी, मतलब ये उस केपेबल नहीं है, इंडिया की मिट्टी पर आकर वेस्ट इंडीज हरा वगैरह वगैरह, कैप्टन को हटा देना चाहिए, इसको नॉर्मली मीडिया करती है। उस वक्त भी मीडिया का वही दावा कर रही। तब जाके एक बीसीसीआई ने काउंसलिंग टीम तैयार किया और सुनील गावस्कर को काउंसलिंग के लिए बुलाया और काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करके उसका अगला मैच सुनील गावस्कर ने अपने एटीट्यूड को चेंज किया। सुनील गावस्कर को यह बताया गया कि भाई है तो बैट्समैन डर क्यों रहा है, तू अपने आप को श्रेष्ठ मान, अपना एटीट्यूड को चेंज कर, भाई अपना एटीट्यूड चेंज कर।
सामने किस तरह का क्वेश्चन आने वाला ये आप लोग मत सोचिए। ये सोचिए कि हम तैयारी करके आए हैं, अपना एटीट्यूड पूरी तरीके से तैयार आइए कि हम पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं और हम क्वेश्चन को पूरा आएंगे, मतलब सॉल्व करके आएंगे। मैं ऐसे ही सुनील गावस्कर को ये बताया कि भाई तू क्या कर रहा है, तू एक टॉप लेवल का बैट्समैन वो है और तू एक वर्ल्ड वर्ल्ड का प्लेयर है और जाकर उतर खेल। और हम बता दें अगले टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर पहले ही ओवर में 4 चौके लगाए उन्होंने, पहले ही ओवर में 4 चौके लगाए और तो स्कोर था करीब 107 था आई थिंक, है ना। तो ये जो चीजें किस वजह से है, एटीट्यूड की वजह से, ठीक। उनके अंदर जो एटीट्यूड था वो अपना एटीट्यूड उन्होंने पॉजिटिवली चेंज किया और अपने आप को बूस्ट किया। आप लोगों को भी अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, पॉजिटिवली चेंज करना है। और अगर एटीट्यूड आप लोग चेंज करते हैं तो आप लोगों के लाइफ में भी बदलाव आएगा, ठीक है, आप लोगों के लाइफ में भी बदलाव आएगा। इसलिए अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड बना कर रखिए और आपके पास आएगी, आने की जरूरत नहीं है। बस मेहनत करिए, अपने आप को इस तरह से तैयार करिए कि सामने कोई भी डरना बिल्कुल नहीं है। क्यों डरना भाई, जो भी क्वेश्चन आए हम आंसर आराम से देंगे, मुझे आता है। इस ऑलराइट, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये सब है ना, तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अपना एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड आपका बेहतरीन होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कभी किसी भी सिचुएशन में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलिए, आपका लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाएगा और पॉजिटिविटी आएगा तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी का कोई कमी नहीं रहेगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और लाइफ में हर चीज पॉजिटिव ही होगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे वही सेम स्ट्रक्चर, वही सेम डायग्राम, सेम चीज आपको बोर्ड पे दिख रहा है और हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारा ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना है और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉस्फेट होता है, एक लिपिड लेयर होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं डिपॉजिटेड और इसके जो आउटर लीफलेट है उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी ऑलिगोसैकेराइड का चेन होता है। हम एकदम क्विक रिकैप कर रहे हैं, ठीक है, क्विक रिकैप। ऑलिगोसैकेराइड का चेन होता है, उसके बाद एक प्रोटीन होता है प्रोटीन चैनल जिसको हम कहते हैं पोरिन, और अगर ये वाटर के लिए स्पेशलाइज्ड पोरिन है तो इसको हम कहेंगे अक्वापोरिन। इसके अलावा ये जो आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल है या फॉस्फोलिपिड है, ये क्या होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है, एसिमेट्रिक होता है। इसमें स्फिंगोमाइलिन, इस पे फॉस्फोलिपिड के और कई सारे जैसे फॉस्फेटिडाइलसिराइन हो गया, स्फिंगोमाइलिन हो गया, ठीक है, कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिमेट्रिक नहीं होता है, ये एसिमेट्रिक होता है। सिमिलरली ये जो पर्टिकुलर फैटी एसिड है ये भी सिमेट्रिक नहीं होता है, ये भी एसिमेट्रिक होता है। विच मींस यहाँ पे जो फैटी एसिड्स है ये कुछ सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे इसी मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन का इंटीग्रल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्या होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो इंटीग्रल प्रोटीन्स ये है। ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, वो रिसेप्टर हो सकता है इंटीग्रल प्रोटीन, या वो इंटीग्रल प्रोटीन क्या हो सकता है, वो इंटीग्रल प्रोटीन रिसेप्टर हो सकता है, या वो इंटीग्रल प्रोटीन कोई ऐसा प्रोटीन जिससे मैसेजेस लेने के लिए वो हो सकता है कि मैसेज दे रहा है। दूसरा हमने देखा कि कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होते हैं और वो पेरिफेरल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन में हमने ये भी देखा कि कुछ पंप होते हैं, कुछ प्रोटीन में कुछ पंप भी होते हैं जो कि सोडियम पोटेशियम पंप कहलाएंगे या सोडियम पंप कहलाएंगे या पोटेशियम पंप कहलाएंगे या क्लोरीन पंप कहलाएंगे।
तो कई सारे पंप होते हैं जो कि अंदर के मटेरियल को बाहर और बाहर के मटेरियल को अंदर भेजने में मदद करते हैं। हमने देखा कि कुछ पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, कुछ आधा एम्बेडेड रहते हैं और आधा एम्बेडेड नहीं रहते हैं, कुछ आधा बाहर की तरफ होंगे तो आधा अंदर की तरफ होंगे, कुछ अंदर में इनकॉर्पोरेटेड होंगे, एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फिक्स्ड होते हैं, अटैच होते हैं, लेकिन लूज होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये अंदर में डिसॉल्व होकर या अंदर में वो टूट कर अलग सेपरेट होकर अंदर की तरफ नहीं जाते, ये फिक्स हो जाते हैं एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। हमने देखा कि पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स व्हिच आर पार्शियली एम्बेडेड इन द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। हमने ये भी देखा कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है और ग्लाइकोकैलिक्स का क्या यहाँ पर फंक्शन होता है। हमने देखा कि हमारा जो ग्लाइकोकैलिक्स है कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ये कुछ रिसेप्टर का भी काम करेगा, फिर अटैचमेंट का काम करेगा, ये अटैच रहेगा मटेरियल्स को, है ना, एक सेल को दूसरे सेल के अटैचमेंट का, फिक्सेशन का काम करेगा, ये भी हमने देखा। हमने कई सारे इसके फंक्शंस देखे, कौन कौन से फंक्शन, प्रोटेक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है, हमने देखा। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के बारे में देखा, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन के बारे में देखा, एक्सक्रीटरी फंक्शन के बारे में देखा, है ना। और हमने देखा कि ये इस रिसेप्टर का नाम क्या है, सर्पेंटाइजर है, सब रिसेप्टर कहते हैं। फिर हमने देखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी, एक फंक्शन, एक कैसे होते हैं। तो हमारे बॉडी में सेल जो जो करता है वो सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही करता है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, जो भी करेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही करेगा। कि हमारा सेल, हर सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, हर एनिमल सेल के पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ओके चलिए, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट मी आस्क यू थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट। हमारा वॉइस का क्लैरिटी कैसा है, कैसे आ रहा है, मतलब सर हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी के साथ है, मतलब ये फ्लूइडिटी इसके अंदर होती है, व्हिच मींस ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मूव करता है, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है, ये माइग्रेट करता है, ये मूव करता रहता है। ठीक है, क्या करता रहता है, मूव करता रहता है, और हम उसी को कहते हैं फ्लूइडिटी। उसको क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। ठीक है, फ्लूइडिटी यानी मूवमेंट, द मटेरियल व्हिच फ्लोस इज कॉल्ड फ्लूइड, है ना, और उसके पास फ्लूइडिक प्रॉपर्टी होता है। ऑलराइट, फ्लूइडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमें हमेशा याद रखिएगा
यहाँ क्या होता है फ्लूइडिक प्रॉपर्टी, व्हिच मींस ये मूव करता रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है, ये मेम्ब्रेन मूव करता रहता है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बनते रहते हैं और कुछ फॉस्फोलिपिड यहाँ पे वेस्ट भी होते रहते हैं। ठीक है, तो नए नए फॉस्फोलिपिड यहाँ पे बनते भी रहते हैं अंदर में ऑन द एक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ऑलराइट, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म अगर हम साइटोप्लाज्म के टर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इसको हम देखें तो इसमें क्या लिख रहा है। इसमें लिख रहा है साइटो, है ना, साइटो, साइटो व्हाट यू मीन बाय साइटो, साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल। सो साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब क्या होता है, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है ये जेली लाइक सब्सटेंस है। क्या है ये, जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस। हमसे पूछे कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो आप लोग क्या कहिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लाज्म ऑफ द सेल या साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म is the jelly like substance present in the cell. साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल। हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। क्लियर है, समझ में आया। साइटोप्लाज्म किसको कहेंगे, जेली लाइक सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, उसको हम कहते हैं, प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये हमारा साइटोप्लाज्म को हम अगर डिवाइड करें तो साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म को क्या कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म को हम दो हिस्से में, कौन कौन सा हिस्से डिवाइड करेंगे हम इसको हम करेंगे, एक हम कहेंगे साइटोसोल, एक हम कहेंगे साइटोसोल, और दूसरा कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स, सेल कंपोनेंट्स या सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, साइटोसोल एंड सेल कंपोनेंट्स या फिर सेल ऑर्गेनेल्स। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे जो साइटोसोल है, साइटोसोल, वो साइटोसोल क्या होता है, किसको हम साइटोसोल कहते हैं। तो साइटोसोल इज नथिंग बट द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोसोल किसको कहेंगे, साइटोसोल हम साइटोप्लाज्म के फ्लूइड पार्ट को कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हम इसको देखें तो फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनेल्स तो पता ही आपको, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, उसका कंपोनेंट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो इस साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होगा, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे साइटोसोल के अंदर जो फ्लूइड, cytosol is the fluid part of the cytoplasm and organelles which is present in the cytosol. Organelles is the component which is embedded in the cytosol. For example, बहुत ही सिंपल अगर एग्जांपल देखा जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मान के चलिए दूध है ना, दूध है, एक कटोरी में हमने दूध लिया और उस दूध में हमने क्या किया, काजू, किशमिश, बादाम, केसर, बहुत सारी चीजें उसमें हमने मिला दिया और बहुत ही स्वादिष्ट सा आपको शेक बन गया। ठीक है, जो दूध है फ्लूइड पार्ट है
उसमें हमने क्या किया, उसमें वो सारे कंपोनेंट हमने ऐड कर दिया। हमने क्या क्या ऐड किया, हमने काजू ऐड किया, पिस्ता ऐड किया, बादाम ऐड किया, केसर ऐड किया, सब कुछ ऐड कर दिया। तो क्या बन गया, एक शेक बन गया। सिमिलरली cytosol is the milk of that shake. Cell organelles are the काजू किशमिश बादाम of that shake. Completely form cytoplasm. बट अगर सेपरेट सेपरेट करें तो साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल अलग अलग हम कह सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो इसके आगे बढ़ने से पहले लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। हमारा जो साइटोप्लाज्म है, इसमें हम साइटो यानी साइटो का मतलब यहाँ पे क्या है, आप बोर्ड पे आपको लिखा हुआ साइटो का मतलब क्या है। साइटो का मतलब होता है, आप लोग बोल दीजिएगा, सुनाई तो नहीं देगा लेकिन फिर भी आप लोग अपने हिसाब से बोल दीजिएगा क्या होता है। साइटो मींस सेल होता है और प्लाज्म मींस क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर फ्लूइड। सो यहां से क्वेश्चन आता है, तो सर सेल के अंदर फ्लूइड है, विच मींस हमारा ये एक सेल है और सेल के अंदर क्या है, फ्लूइड भरा है, सेल के अंदर फ्लूइड भरा। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, राइट। हम इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर सर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको भी क्या साइटोप्लाज्म ही कहेंगे। तो आंसर है नो, आंसर है नो। क्यों, तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। This is not the fluid part of the cell, but this is the fluid part of the cytoplasm, but this is the fluid part of nucleus. और इसीलिए हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, हम इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है, सिर्फ ये न्यूक्लियस के बाहर वाला जो सब्सटेंस है, हम इसी को कहेंगे साइटोप्लाज्म। बाकी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दो चीज है, एक है आपका साइटोप्लाज्म और दूसरा है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। एक चीज आपका साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, अगर हम दोनों को मिला देते हैं हम क्या कहेंगे, हम इन दोनों को मिलाकर कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। दोनों को क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है। अब इसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। भैया ध्यान से सुना करिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो आप कहते हैं सर ये समझ नहीं आया, लेकिन भाई सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो भी दे रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है ना। तो सबको सुनो ध्यान से। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ये जो फ्लूइड है, इसको सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों को अगर हम मिला देते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। सिंपल सी बात है, ठीक है। हम साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते, न्यूक्लियोप्लाज्म को भी प्रोटोप्लाज्म नहीं कहते। दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को मिलाकर हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ऑल राइट। समझ में बस आ जाना चाहिए आपको, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। अभ्यदित्य राणा, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। आपने हाथ उठाया है तो क्या क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। सर साइटोसोल को एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए तो। हेलो, हम वेट कर रहे हैं आप ही के लिए, आप तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइक अपना ऑन मत करिएगा, ठीक है। ऑल राइट, चलो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, नहीं तो आप अब तक पूछ लिए होते। एनीवेज, क्या साइटोसोल,
क्या साइटोसोल में क्या डाउट है? अच्छे से पूछिए भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे ये बढ़ेंगे कि हमने देख लिया कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म मींस सेल फ्लूइड, और साइटोप्लाज्म को हमने डिवाइड किया साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल। साइटोसोल किसको कहेंगे? फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, व्हिच मींस अब ये है, ये क्या है? ये फ्लूइड पार्ट है। अभी इसमें हम ऑर्गेनल्स ऐड नहीं किया है, तो हम इसको अभी साइटोसोल ही कहेंगे, लेकिन हमने साइटोप्लाज्म लिखा है, व्हिच मींस यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स को हमने ऐड कर दिया है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? हमने यहाँ पे प्लास्टिड को ऐड कर दिया है, हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को ऐड कर दिया है ना। हमने क्या किया है? हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को ऐड कर दिया है, हमने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऐड कर दिया है। हमने क्या किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने ऐड कर दिया है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। तो बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स को भी हम धीरे धीरे ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने ऐड कर दिया, तो अब ये क्या बना? अब ये साइटोप्लाज्म बन गया। लेकिन साइटोप्लाज्म से पहले क्या था? सिर्फ एक फ्लूइड था, तो वो फ्लूइड क्या है? वो साइटोसोल है। और उसमें जब हमने सेल ऑर्गेनल ऐड कर दिया, अब ये बन गया साइटोप्लाज्म, व्हिच मींस साइटोप्लाज्म कंप्राइजेस ऑफ साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल। जब साइटोसोल के अंदर, यानी जब फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जब फ्लूइड पार्ट है, उसमें अगर हम सेल कंपोनेंट मिला देते हैं, सेल ऑर्गेनल मिला देते हैं, वो बन जाएगा साइटोप्लाज्म, व्हिच मींस दूध में हमने काजू किशमिश और बादाम अखरोट केसर सब कुछ हमने मिला दिया है, वो क्या बन गया है? वो बन गया है मिल्क शेक, स्वादिष्ट डिलीशियस मिल्क शेक, है ना। ऑल राइट, तो ये था साइटोप्लाज्म का छोटा सा इंट्रोडक्शन टर्म का, हमने आंसर बताया। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होते हैं? पहले हम पढ़ते हैं साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर क्या क्या होते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म के बाकी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं साइटोसोल के अंदर क्या है, ठीक है। तो साइटोसोल के अंदर क्या होते हैं? 80% वाटर होता है। क्या होता है? 80% क्या होते हैं? H2O, which means water, एक वाटर होता है। उसके अलावा इसमें एंजाइम्स होते हैं, उसके अलावा इसमें क्या होते हैं? इसमें एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा इसमें होते हैं प्रोटीन्स, इसके अलावा इसमें होते हैं प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमीनो एसिड। उसके बाद होते हैं आपके फैटी एसिड्स, या हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स। उसके बाद प्रेजेंट होते हैं आयोन्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद O2, CO2, ये भी आते जाते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारे सेल के साइटोसोल के अंदर, है ना। हम इस आयोन्स को हम क्या कहते हैं? आयोन्स का कौन नाम है? आपके बुक में अगर आयोन्स नहीं लिखा है तो आपके बुक में शायद हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट लिखा हो। क्या लिखा हो? इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट हम इसी को कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट सबको मिलाकर हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट्स को हम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। सॉल्ट्स, तो यहाँ में आयोन छोड़ो, हम सॉल्ट्स लिख देते हैं, सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये क्या रहता है? ये साइटोसोल के अंदर रहता है। ये किसके अंदर रहता है? ये साइटोसोल के अंदर रहता है, ठीक है। साइटोसोल का कॉम्पोजिशन हम कह सकते हैं कि कॉम्पोजिशन है, विच मीन्स 80% सिर्फ और सिर्फ वाटर रहता है। उसके अलावा बाकी 20% में ही ये सब कुछ रहता है, बाकी के 20% में ही ये सब कुछ रहता है, और इस सबको मिलाकर हम कहेंगे साइटोसोल। ये है कॉम्पोजिशन ऑफ, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ, this is the composition of cytosol, composition of cytosol। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स, यानी सेल कंपोनेंट्स या फिर सेल ऑर्गेनल्स की। क्या किसकी? सेल ऑर्गेनल्स की।
इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेल्स की, सेल ऑर्गेनेल्स की, तो हमारे पास बहुत ऑर्गेनेल्स हैं। इनमें से हम कुछ सेल ऑर्गेनेल्स लिखेंगे, बाकी सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ ही सेल ऑर्गेनेल्स के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी सब आप लोग लिख लीजिएगा। पहला हम बात करेंगे ऑर्गेनेल का, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद बात करेंगे गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, तो ये ऑर्गेनल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल ऑर्गेनल, गोल्गी बॉडी इज अ सेल ऑर्गेनल, लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल, लाइसोसोम, राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनल, राइबोसोम, प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनल, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल, ठीक है। उसके बाद बात किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं पेरोक्सिसोम है, यहाँ पे पेरोक्सिसोम है। उसके बाद है आपका स्पेरोसोम, स्पेरोसोम, ओलियोसोम जिसको हम कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमारे पास जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, इसके अलावा हमारे सेल के अंदर होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। तो ये क्या सेल ऑर्गेनल है? नो, इट इज नॉट एन ऑर्गेनल, ठीक है। एक सेपरेट ये कंपोनेंट होता है, एक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो प्रिंसिपल का काम करता है। और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, प्रिंसिपल का काम करेगा, और इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। ये कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग पावर इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कंट्रोलिंग पावर, विच मीन्स सेंट्रल कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में होता है? न्यूक्लियस के हाथ में होता है। एक काम करिए, वीडियो पता नहीं ये वीडियो जो है वो स्टॉप हो गया है, तो अभी आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीडियो, एक सेकेंड, लेट मी चेक व्हाई इट्स हैपनिंग।